बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 12 लेके चल रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम पेज नंबर 36 पे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स तक पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 2 टॉपिक नंबर 12.3 टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। छोटी छोटी इसमें डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के लिहाज से आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। वैसे तो ये क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ मैं पीछे आपको बता के आ रहा हूँ। ठीक है, जब हम ट्रांसफ़र वेव की डिस्कशन कर रहे थे ना बेटे, यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से इनको डिफ़ाइन करना है। तो फिर यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस मौजूद हैं, ये आप तैयार करेंगे लाजमी। तो मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा दोबारा ट्रांसफ़र वेव को बना लेता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो ये थी बेटे हमारे पास ट्रांसफ़र वेव। ये एक और भी बना लेते हैं साइकिल। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र वेव है जो पाथ के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव जो पाथ के परपेंडिकुलर चलें, ट्रैवल करें, उन्हें हम ट्रांसफ़र वेव कहते हैं। तो अब इसमें बेटे याद रखिएगा, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ना, ये ज़ीरो वाली लाइन है, मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन के ये ट्रांसफ़र वेव का जो अपर पोर्शन होगा, इसे हम कहते हैं क्रस्ट, या आप कह सकते हैं कि इस अपर पोर्शन का ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसी तरह इसको डिफाइन करेंगे। द क्रस्ट इज़ द रीजन ऑफ अ ट्रांसफ़र वेव। ट्रांसफ़र वेव का क्रस्ट वो रीजन होता है अबव द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से अबव हो। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द वेव, यानी कि इस मीन पोजीशन से ट्रांसफ़र वेव का जो अपर पार्ट होगा ना, उसको क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। सिंपल, कर लेंगे डेफिनेशन तैयार बेटे यहाँ तक। चलें, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रफ की। तो इस मीन पोजीशन से जो बेटे क्या होगा, बिलो, यानी कि मीन पोजीशन से जो बिलो रीजन होगा ट्रांसफ़र वेव का, उसे हम बोलेंगे ट्रफ। तो ये देखें, द ट्रफ इज़ द रीजन ऑफ अ ट्रांसफ़र वेव बिलो द मीन पोजीशन, मतलब कि इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द वेव। इस वेव का ये है लोअर पार्ट। तो इसको बेटे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, इस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन इसको तैयार कर लें। अच्छा, उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कहते हैं, अ कंप्रेशन इज़ अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर रिजल्टिंग इन अ हाई प्रेशर। अब देखें ना, मैंने आपको जिस तरह साउंड वेव की हमने एग्जांपल ली है, या स्लिंग की स्प्रिंग की हमने एग्जांपल ली थी। तो अब साउंड वेव में क्या होता है कि देखिए, जब वेव प्रोड्यूस होंगी, तो ये मैंने आपको पीछे डायग्राम भी बना के दिखाई थी कि ये इस तरह से, ये आपके पास कंप्रेशन, फिर क्या होगी बेटे, रेयरफेक्शन, ये रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे क्या आ गई, कंप्रेशन, ये, फिर इसी तरह से आगे क्या है, रेयरफेक्शन। अब ये साउंड वेव्स है। तो वो इसी तरह से यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि भाई कंप्रेशन इज़ अ रीजन, वो कंप्रेशन वो रीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, जो पाथ के क्या करें, पैरेलल मूव करें, यानी कि एंगल कितना बने, 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखें, वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, करीब करीब होंगे, जैसे यहाँ पे देखें इस रीजन के अंदर। ठीक है ना, वेव्स क्या हो चुकी हैं, आपस में करीब करीब। तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है बेटे, कंप्रेशन। ये क्या है, ये है कंप्रेशन। क्लियर। तो जहाँ कंप्रेशन होगी वहाँ पे वो पूछ सकता है एमसीक्यू में कि प्रेशर क्या होता है। तो आप कहेंगे प्रेशर क्या होगा बेटे, कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस तरह से एमसीक्यू आप बुक से ढूंढा करें। ठीक है, लाइनें खुद आपको बता रही होती हैं कि भाई मैं एमसीक्यू बन के आऊँगा। ठीक है, तो मुझे तैयार कर लें। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा, कंप्रेशन के दौरान प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए रेयरफेक्शन। अ रेयरफेक्शन इज़ अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होती है। ठीक है ना, क्रस्ट ट्रफ हमेशा ट्रांसफर वेव में बनता है। तो अ रेयरफेक्शन इज़ अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट रिजल्टिंग इन लो प्रेशर। तो ये है आपके पास रेयरफेक्शन। यहाँ पे देखें ना, खुला गैप आ गया ना ज़्यादा, कह लें वेव लेंथ बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो है ना, प्रेशर क्या होगा बेटे, लो होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको हम ये ऐसे कर देते हैं कि भाई ये है रेयरफेक्शन। आप डायग्राम भी बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, यही डायग्राम बना दीजिएगा। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा बेटे, लो होगा। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ले जी, यहाँ तक क्लियर है डेफिनेशंस।
चलें आगे चलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जिस तरह मैं पीछे बता के आया हूँ कि ये देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको ए से शो करते हैं। तो ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरह ट्रफ में ये एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। इस तरह इस क्रस्ट में ये एम्पलीट्यूड होगा। तो वही चीज़ बेटे यहाँ पे बुक ने लिखी हुई है कि भाई द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्ट्रीब्यूट्स, यानी कि रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन, इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। तो बस इतना याद रखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ज़्यादा आसान है, ठीक। चलें जी आगे चलते हैं, वेवलेंथ क्या है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि भाई एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक, ये देखो ये क्रस्ट है ना, तो यहाँ से लेके इस दूसरे क्रस्ट तक, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। बस आप यही लिखें कि भाई एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो यही बात ना यहाँ पे लिखी होगी, द wavelength is the distance between the two corresponding points on adjacent waves, क्रस्ट टू क्रस्ट, मतलब दो क्रस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। या आप ट्रफ भी बोल सकते हो कि ये जो दो ट्रफ हैं, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है जी, ये डेफिनेशन क्लियर है। और ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वेवलेंथ का एसए यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे मीटर, मीटर को एम से शो करते हैं, स्मॉल एम से। चलें जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन है बेटे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से एमसीक्यू आएगा, ज़रा तवज्जो देनी है आप। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि आप शॉर्टकट ये याद रखें कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट होंगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब मैं इसको ज़रा आसान करके समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास एक साइकिल है, ये जिसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, बस ये एक साइकिल है। अब अगर एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1, याद रख ले। ठीक है, एक साइकिल अगर एक सेकंड में कंप्लीट हुआ है तो फिर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ होगी। अगर मैं कह दूँ, तवज्जो देनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर मैं कह दूं कि एक सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट हुए हैं तो फिर बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पे मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप देखें एक सेकंड में अगर 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, ये पहला साइकिल और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटे, फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज़। सही है याद हो गया। अब ज़रा अगली बात, अगर मैं इसी चीज़ को यूँ बना लूँ कि एक हमारे पास यहाँ पे ना पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ये उसके साथ ये बॉब लगा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये बॉब एक सेकंड में यहाँ से, ये देखो ये मीन पोजीशन, मीन से ये गया एक्सट्रीम पे, ठीक है यहाँ पे, फिर यहाँ से आया ये दोबारा मीन पे, फिर रुकेगा थोड़ी, आगे चला जाएगा इधर, फिर आया इस एक्सट्रीम पे, फिर जाएगा ये दोबारा इधर। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, क्योंकि एक साइकिल में देखो कितने कह लें के पार्ट्स हैं, 1 1 2 3 4। एक साइकिल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो इसी साइकिल को मैं अगर सर्कुलर शेप में बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा ना। तो अब देखें इसके अंदर 4 पार्ट्स है, ये देखें 1 2 3 और ये 4, इसको हम एक साइकिल कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो अभी एक साइकिल बना है कि एक दफ़ा बॉब यहाँ से यहाँ तक गया, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन आया, दूसरा चक्कर यहाँ तक पहुँच गए, फिर ये तीसरा इधर गया दूसरे एक्सट्रीम पे तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर उसके बाद ये वापसी मीन पे आएगा तो ये चौथा चक्कर, ये इधर आएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो देखें एक साइकिल बन गया। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अगर वेव की सूरत में साइकिल देखें तो इसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो एक साइकिल बन गया। इसी एक साइकिल को हम सर्कल में इस तरह से शो करते हैं, बस ये एक सर्कल बन गया। अब इसके पार्ट्स देख लो, यहाँ से यहाँ तक 1,
यहाँ से यहाँ तक ये 2, यहाँ से यहाँ तक ये 3, यहाँ से यहाँ तक ये 4, 1 2 3 4। तो इधर भी एक साइकिल में 4 पार्ट्स, ये भी एक साइकिल और ये भी एक साइकिल। वो किसी भी तरह से ना एग्जाम्पल लेके एमसीक्यू बना सकता है ना, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आसान था, समझ आ गई। अब ज़रा इधर देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 1 सेकंड में अगर ये पेंडुलम एक साइकिल कंप्लीट करता है तो बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर जी 1 हर्ट्ज़, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, सही है। उसके अंदर ये 4 स्टेप्स आ रहे हैं, राउंड ट्रिप्स आ रही हैं। बात याद हो गई। चलें अब ज़रा अगली बात तवज्जो दें, तवज्जो तवज्जो। मैं पहले बेस बनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद अगली ख़तरनाक बात पूछता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यही पेंडुलम 1 सेकंड में सिर्फ ये 2 राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करता है, सिर्फ ये वाली 2, यानी कि इधर गया बॉब, फिर ये वापसी आया, अभी इधर था, रुकेगा नहीं, अभी इधर था कि 1 सेकंड गुजर गया। अब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सोचें ज़रा, फिर से सुन लें। अगर 1 सेकंड में बॉब इधर से गया इधर और इधर से आया वापसी मीन पे, अब रुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ तक जैसे ही पहुँचा ना, हमने देखा कि हमारा 1 सेकंड गुजर गया। तो 1 सेकंड में कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए, 2। साइकिल नहीं बना अभी, 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए, राउंड ट्रिप्स कंप्लीट हुई। तो अब मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, शाबाश जल्दी बताओ। तो आपको ये पता है कि भाई 4 पार्ट्स बने तो 1 हर्ट्ज़ होती है, तो हमने 4 की बजाय 2 पार्ट्स कंप्लीट किए 1 सेकंड में, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटे, शाबाश बोलें, 0.5 हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बन गया। अब मैं अगली बात पूछता हूँ कि 1 सेकंड में अगर ये बॉब इधर से गया यहाँ पे, फिर यहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ से गया यहाँ तक, और समझो कि 1 सेकंड गुजर गया है, तो 1 सेकंड में कितने स्टेप्स कंप्लीट किए, 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बच्चे फ़ौरन से कह देते हैं 3, नहीं, एक साइकिल से तो बनती है 1 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे देखो, अगर पेंडुलम 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तक अभी गया, मतलब 3 स्टेप्स उसने कंप्लीट किए थे कि जब तक 1 सेकंड गुजर गया। तो 1 सेकंड में ये 3 स्टेप्स बने हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.75, 0.75। देखो ना, 0.25 ये, 0.25 ये, 0.25 ये, तो ऐड करें तो 0.75। बात समझ आई। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपसे कह दूं कि 1 सेकंड में सिर्फ ये बॉब यहाँ से यहाँ गया है और 1 सेकंड गुजर गया है, हमने हमेशा 1 सेकंड के लिए देखना है। तो अगर 1 सेकंड में बॉब यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.25। ये एमसीक्यू आएंगे, अगर कंसेप्चुअल एमसीक्यू आ जाए तो फिर इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। चलें जी, अब मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि अगर 1 सेकंड में ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 4 स्टेप्स पूरे हो जाए, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फिर होगी 1 हर्ट्ज़। बात याद हो गई। चलें जी, अगर कहीं भूल जाए तो दोबारा समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने टाइम यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं वेव पीरियड, यानी कि इसको हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि वो टाइम जिसमें आपकी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक साइकिल को, एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं या वेव पीरियड कहेंगे। बात समझ आ गई, आसान करके समझा रहा हूँ कि वो टाइम जिस टाइम में आपकी एक वेव कंप्लीट होगी, तो एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, मतलब कि वेव पीरियड कहते हैं। आसान है ना डेफिनेशन। अब उसका फार्मूला याद रखें। फार्मूला है जी टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का भी यूनिट क्या होता है बेटे, सेकंड होता है। और इस फार्मूले से अगर निकालेंगे तो टाइम पीरियड का दूसरा आपके पास जो यूनिट बन जाएगा, वो बन जाएगा पर हर्ट्ज़ कह लें या 1/हर्ट्ज़ कह लें, आपकी मर्ज़ी है, इसको पर हर्ट्ज़ भी बोलते हैं। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। वेव फ्रंट क्या होते हैं। A wave front is an imaginary surface on which all the points have same phase of the vibration. वेव फ्रंट में हमेशा जो फेज डिफरेंस होगा ना, वो सेम होगा, तो कह लें ज़ीरो होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। जिस तरह मैंने शुरू में पहले लेक्चर के अंदर वाटर की एग्जांपल ली थी, हमारे पास रिपल्स बने थे। ठीक है, तो वो एक सर्कुलर हमारे पास रिंग थे, लेकिन जो वेव फ्रंट बनते हैं ना, ये वेव फ्रंट हमेशा सफेरिकल शेप के होते हैं।
ये सर्कुलर नहीं होता, 2D नहीं होते, ये 3D होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको देखने में तो ये रिंग ही लगते हैं सर्कुलर, लेकिन ये होते स्फेरिकल शेप के। ये बात जहन में बिठा लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो अब इनके दरमियान अगर फेज डिफरेंस, जिसको आप थीटा भी बोल सकते हो, वो अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो आ जाए, मतलब सेम हो, उसमें किसी किस्म का तब्दील चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो ये फिर वेव फ्रंट होंगे। तो बेसिकली वो कह रहा है कि वेव फ्रंट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस होती है क्योंकि आपको नज़र नहीं आती ना, आप उसको ड्रा थोड़ी करेंगे। आप कैसे ड्रा करेंगे 3D को? देखने में तो ये आपको 2D लग रहे हैं, रिंग नज़र आ रहे हैं सर्कुलर, जबकि वेव फ्रंट होते हैं 3D, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये बात जहन में बिठाएं। इसीलिए वो कह रहा है कि ये इमेजिनरी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ द वाइब्रेशन। इसकी वाइब्रेशन के हर पॉइंट पे जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि फेज डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो। सेम डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इस वजह से भाई आपके पास फेज सेम रहता है। इट रिप्रेजेंट द लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। बस यहाँ तक इसको लिख लें, बहुत है। तो ये थी सारी छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास ना एक रिलेशन आएगा कि वेव के अंदर ना ये तीन चीज़ें आ रही हैं, वी, एफ और लैम्डा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इन तीन का आपस में क्या रिलेशन है? जिस तरह से आपने बेटे स्पीड को, वेलोसिटी को पढ़ के आ रहे हो 9th क्लास में, तो वो था v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो यहीं से बेटे हमारे पास ये जो वी एफ लैम्डा का रिलेशन आएगा ना, वो मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर? लेट अस कंसीडर अ वेव, डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि जब भी हम वेव की बात करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, उसको डिस्टेंस नहीं बोलते होते। वेव की जब भी बात करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और टाइम को हम टी से, यानी कि टाइम पीरियड इसको कर देंगे। तो सिंस अब इसका प्रूफ कर रहे हैं, मतलब इन तीन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, वो एक इक्वेशन बनाना चाह रहा है। तो एज वी नो दैट, यहीं से स्टार्ट करोगे। ये अक्सर शॉर्ट आता है कि भाई ये रिलेशन आप शो करें वी एफ और लैम्डा का। तो MCQ भी आता है यहाँ से। तो आप पहले लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है, मतलब स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो, एस, एस किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेव की बात कर रहे हैं। तो जब वेव की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस एस होता है उसको हम लैम्डा से शो करते हैं, वो हमारा वेव लेंथ बन जाती है। और जो टी होगा इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, क्योंकि जब एक वेव को कंप्लीट होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, तो उसको कैपिटल टी से शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आ जाए इस इक्वेशन में, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो v अपनी जगह पे, ये s की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा, और इस t की जगह बेटे कैपिटल T। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक चलें। अब हम ये बात जानते हैं, ऊपर फ्रीक्वेंसी अपना वेव या टाइम पीरियड की डेफिनेशन में फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि भाई जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है ये होता है 1/f के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखें। तो अब आप क्या करेंगे, इस t की जगह ना ये 1/f पुट कर देंगे। तो ये देखो भाई जवानों, v इज इक्वल टू, ये लैम्डा अपनी जगह पे डिवाइड बाई t की जगह मैं लिखूंगा 1/f, ये आ गया 1/f। अब ये f ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं चला जाएगा? इतना तो मैथ आता है ना आपको, सही है। अगर समझ ना आए तो फिर यूं देख लो, ये यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखो v इज इक्वल टू लैम्डा, ये तकसीम, ये वाली तकसीम, आगे क्या है? 1/f, ये 1/f। अब आप जानते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह पे, तकसीम को जब ज़रब बनाते हैं तो ये उलट जाता है, तो f ऊपर 1 नीचे, तो 1 बेशक ना लिखो, तो क्या बन गया? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बन गया। तो ये आ चुका है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, रिलेशन आ गया। तो जब भी v, f और लैम्डा का रिलेशन पूछा जाए तो आपने कहना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक है जी, यहाँ से f भी निकाल सकते हो, वो v ओवर लैम्डा बन जाएगा, लैम्डा निकालोगे तो v ओवर f बन जाएगा। तो तीन रिलेशन आपने यहाँ से याद रख लेने हैं। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो v का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। f फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज या पर सेकेंड। सही है, दोनों ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। अब हमारे पास जो साइड इन्फॉर्मेशन रह गई हैं वो ज़रा देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो पहली इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है? कहता है फ्रीक्वेंसी टेल अस, फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि हाउ मैनी वेव्स पास अ पॉइंट इन 1 सेकेंड,
कि एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजरती हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि FM रेडियो स्टेशन इज़ कॉल्ड 88.0 मेगाहर्ट्ज़। वो कहता है इसीलिए जो FM रेडियो स्टेशन को 88.0 मेगाहर्ट्ज़ कहा जाता है। इट इज़ सेंडिंग 88, अब ये बात MCQ में पूछी जा सकती है। इट इज़ सेंडिंग 88 मिलियन वेव साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 88 मिलियन वेव्स भेज रहा है। वो कहता है फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजरती हैं, यही बताती है ना फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए FM रेडियो स्टेशन को हम 88 मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भेज रहा होता है 88 मिलियन वेव्स एक सेकंड में। इसीलिए हम इसको FM रेडियो स्टेशन को 88 मेगाहर्ट्ज़ का नाम देते हैं। क्लियर होगी ये बात? इन्फॉर्मेशन है जस्ट। अच्छा, उसके बाद देखें इसकी सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसमें कहता है टाइम पीरियड के बारे में। कहता है द टाइम पीरियड टेल्स अस हाउ लॉन्ग वन कंप्लीट वेव्स टेक्स टू पास अ पॉइंट लाइक अ रिदम हार्ट बीट्स ऑफ द वेव। यानी कि टाइम पीरियड हमें ये बताता है कि एक मुकम्मल वेव को किसी पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है। तो यही तो टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन की है कि भाई एक कंप्लीट वेव को किसी पॉइंट से पास होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही बात कर रहा है, लेकिन आगे उसने कह दिया बिल्कुल ऐसे जैसे दिल की धड़कन की वेव। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, इसको ज़रा क्लियर करें। अब ये आपको खुद बताना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ा चुके हैं इसका जवाब। कहता है कि टू वेव्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड, दो वेव्स हैं वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, बट वन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी विच हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ। दो वेव्स हैं जिनकी स्पीड सेम है, लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो बताएं किसकी वेवलेंथ कम होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस वेव की वेवलेंथ कम होगी, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? ज़रा सोच के बताएं। विच हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्टर किसकी होगी? तो बेटे आपको जो अभी रिलेशन पढ़ाया है ना ये वाला, ये याद रखिएगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से हमें पता चलेगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब उसने कहा दो वेव्स हैं, दोनों की स्पीड क्या है? सेम। तो जब भी तीन चीज़ें दी जाएं तो एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो उसने खुद ही बता दिया है कि सेम स्पीड, यानी कि ये V हमारा क्या है? कांस्टेंट। ये तो हो गया भाई कांस्टेंट, इसको तो देखना ही नहीं है। अब बन गई, ये बच गई दो चीज़ें। तो वो क्या कह रहा है? वन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, दो वेव में से एक की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स। ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? इन्वर्स होगा। जब भी तीन चीज़ें दी जाएं तो एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कांस्टेंट है स्पीड, तो बाकी दो को चेक किया जाता है। तो बाकी दो अगर प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनका रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर डिवाइड हो रही होती तो फिर डायरेक्ट होता है रिलेशन। ये बात जहन में बिठा लें। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो लिहाजा वो कहता है एक की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एरो ऊपर लगा रहा हूँ मतलब ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है जिस वेव की, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम आंसर में भी यही लिखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसी की वेवलेंथ क्या होगी बेटे? शॉर्टर होगी, कम होगी। बस आपको समझाना था, बाकी आप वर्डिंग खुद बना सकते हो। चलें जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाजमी तैयार करेंगे। कहते हैं अ वेव टेक्स 5 सेकेंड्स टू कंप्लीट 10 साइकिल्स। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 1.2 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड। हमने V निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जबकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल दिए गए हैं 10, और उसके बाद टाइम दिया गया बेटे कितना? ये देखो 5 सेकेंड, ये टाइम आ गया, ये नंबर ऑफ साइकिल आ गए, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो मीटर में क्या आ गई? वेव लेंथ आ गई, यानी कि लैम्डा आ गया। ये चीज़ें गिवन है हमसे, वो कहता है फ्रीक्वेंसी निकालो और स्पीड निकालो। तो अभी जो ये वाला फार्मूला पढ़ाया है ना, इसी को यूज़ करेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये देखें जी, गिवन डाटा हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे पहले हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फार्मूला आपको याद करवा चुके हैं, 1/t था ना, 1/t, ये आ गया 1/t, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। सही है। अब 1 नहीं लिख देना, ये 1 तब लिखते हैं जब हम एक वेव की बात करते हैं। गौर से सुने समझें, बच्चे यही गलती कर देते हैं। वो 1/t, टी की जगह लिख देते हैं उसकी वैल्यू 5 है,
और आंसर निकाल के आ जाते हैं। नहीं मेरे जवानों शेरों, बल्कि आपने ये फार्मूला समझना है। इस फार्मूले का मतलब है कि जब हम एक वेव की बात कर रहे थे, एक साइकिल की बात कर रहे थे, तब हमने 1 लगाया था। अब यहाँ पे उसने नंबर ऑफ साइकिल हमें दे दी हैं, तो जितने नंबर ऑफ साइकिल देगा हम उतने ही 1 की जगह लगाएंगे। सही है? तो ये देखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल उसने कितने दिए हैं, 10। तो अब हम 1 की जगह 10 लगाएंगे, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम दिया उसने 5 सेकेंड, तो वो आ गया 5। तो 5 2 आर 10, ठीक है, 5 टू द 10, तो 2 हर्ट्ज हमारे पास क्या आ गई, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए था v स्पीड, तो v को निकालते हैं। v को निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, f मल्टीप्लाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आ चुकी है, 2, और लैम्डा उसने बता दिया था हमें गिवन डाटा में 1.2, तो मल्टीप्लाई करें 2.4, ही हमारे पास स्पीड आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 12.4, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो वेव्स की अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग आएगा तो आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये तीनों आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, आसान टॉपिक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, तो आसान करके समझाएंगे। सबसे पहले है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, टकरा कर वापस मुड़ जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम वेव की रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब वेव कौन सी, वाटर वेव्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे रिपल टैंक पढ़ के आ रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आ रहे हैं इस तरह का, याद है ना लेक्चर नंबर 1 में। तो बेटे यहाँ से फिर हम वाटर वेव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे रिफ्लेक्शन को देखेंगे और रिफ्रैक्शन को। तो एक दफ़ा दोबारा इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, डायग्राम आई हुई है, तो जिन बच्चों को नहीं लेक्चर नंबर 1 में समझ आई तो यहाँ पे दोबारा सुन लें। देखें हमारे पास ना यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप का ना ट्रे है, ट्रे रेक्टेंगुलर शेप का ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आपने ग्लास भी रख लेना है, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी रखेंगे कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर हमने यूज़ करना है बेटे शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब यही होगा कि भाई वो कम गहरा पानी होगा, तो जितना उसका देखें साइज़ होगा उतना ही उसके अंदर पानी आएगा ना, तो ये कम गहरा पानी है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे शैलो वाटर है। तो हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर शेप वाले ट्रे को पानी से भर दिया। सही है। अब यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास ये ब्लैक कलर की ये मोटर लगी हुई है, इसको यहाँ पे मेंशन भी किया गया, लेबल किया गया कि ये मोटर लगी हुई है। और उस मोटर के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बार, यानी कि वुड की बार लगाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है बार वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, अभी समझें कि ये बार लगी हुई है। और इधर से हमने एक लैंप लगा रखा है, और यहाँ से आपको नज़र आ रही है कि ये हमारे पास वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, और यहाँ पे एक बैरियर रखा हुआ है। ये जब आपको रिफ्रैक्शन समझाएंगे ना तब बताएंगे, अभी इसको एक लम्हे के लिए समझें कि भी है ही नहीं। अच्छा, नीचे हमारे पास होगी स्क्रीन, और उसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे मीटर रोल। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वाटर वेव किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। ये जब सेटअप हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, जो मोटर का स्विच होगा ना उसको कर देना है ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे तो मोटर रन करेगी, तो उसके साथ ये जो बार है ना ये वाइब्रेट करेगी। ठीक है, यानी कि वाइब्रेट से मुराद ये होगा कि ये थोड़ी सी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसे होगी, ऊपर नीचे होगी। तो जब ये ऊपर होगी तब तो पानी की सरफेस से टच नहीं हो रही होगी, लेकिन जब ये नीचे होगी तो पानी की सरफेस को हल्का सा टच करेगी। जब ये पानी की सरफेस को टच करेगी तो वाटर के अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो क्या पैदा हो जाती हैं, वेव्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये देख रहे हो, इस वेव के अंदर क्रस्ट भी आ रहा है, ट्रफ भी आ रहा है, क्रस्ट भी आ रहा है, ट्रफ भी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये अगर वेव्स आपको नज़र ना आए तो आप इस लैंप को क्या कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, तो उस रोशनी की वजह से फिर ये आपको वेव्स क्लियरली नज़र आएंगे। नहीं तो स्क्रीन पे तो लाजमी इनका इमेज या शेडो आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है ना, ये दो तरह की पैदा हो सकती है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 सर्कुलर। अब ये स्ट्रेट लाइन कब पैदा होती हैं और सर्कुलर कब पैदा होती हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना एक तरह से। ठीक है, आप इनको सीधा सीधा ऐसे भी ले सकते हो, जैसे उन्होंने यहाँ पे नीचे दिखाया है ना, ये देखें ये वेव्स हैं। अब ये वाटर वेव्स को उन्होंने शो किया हुआ है, वर्टिकल लाइंस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वेव्स स्ट्रेट लाइन भी होंगी यहाँ पे पैदा, और सर्कुलर भी हो सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेव यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो आपने पॉइंट याद रखना है, मैं आपको बताने लगा हूँ। बेटे जब आप मोटर को ऑन करेंगे ना, तो मोटर के साथ ना एक नॉब भी लगी होती है। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे एक नॉब लगी होती है। अच्छा, अब आपने उस नॉब को ना इस वाटर की सरफेस पे टच नहीं होने देना, मतलब वो ऊपर की तरफ हुई खड़ी होती है, आपने उसको नीचे नहीं करना।
वो ऊपर ही रहेगी, वो मोटर के साथ लगी होती है। हाँ, जब आप मोटर को ऑन करेंगे तो ये जो बार होगी ना, वुड की बार, ये पानी की सरफेस को टच कर रही होगी बस। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस वेव्स पैदा होंगी। याद हो गया? लेकिन जब आप चाह रहे होंगे कि सर्कुलर पैदा हो, तो फिर आप वो जो मोटर के साथ लगी हुई नॉब होगी ना, उसको आप क्या कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे। यानी कैसे, फिंगर से पकड़ के ऐसे दबाओगे तो वो नीचे हो जाएगी। जैसे ही वो नीचे होगी तो वो इस बार के साथ बिल्कुल यहाँ नीचे होगी। तो अब वो नॉब भी क्या करेगी, जब बार अप एंड डाउन मूव कर रही होगी तो वो नॉब भी पानी की सरफेस को टच करेगी। तो जब लगी हुई नॉब पानी की सरफेस को टच करेगी तो पक्की बात है फिर आपके पास सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये बात बस निशानी याद रख लें, ठीक है। ये दो तरीके की वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रेट लाइन। ले जी, रिपल टैंक को मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है कि वेव्स यहाँ पे किस तरह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझाते हैं। डायग्राम ये वाली पेपर में बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बेशक ना बनाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाली बनाएंगे रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। मैं ज़रा आसान करके समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे ना हमारे पास ये एक सरफेस है और यहाँ से हमारे पास एयर वाले मीडियम से, क्योंकि यहाँ पे सारी एयर है ना, एयर वाले मीडियम से ना एक वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव। अब ये वेव आई कहाँ से? एयर वाले मीडियम से। तो यहाँ पे सरफेस से ये क्या करेगी, हिट करेगी, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, वापसी अपने पहले वाले मीडियम में मुड़ जाएगी। यहाँ पे भी क्या है, एयर। तो एयर वाले मीडियम से एक वेव आई, इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक होगी अपने फर्स्ट वाले मीडियम में, एयर में। इस फिनोमिना को बेटे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है रिफ्लेक्शन के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है, इसको आई से शो करते हैं, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से शो करते हैं। तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब जिस एंगल से वेव आई थी, इस सरफेस पे टकराने के बाद उसी एंगल पे क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है तो फिर हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। बस ये टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन अब आपकी बुक ने जो डायग्राम शो किया वो आप करें चाहे ये करें, आपकी मर्ज़ी है। और इस सरफेस के ऊपर अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखें नॉर्मल का इस सरफेस के साथ ये देखें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। चलें, टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये डेफिनेशन और ये डायग्राम कर दें, बहुत है। लेकिन अगर आप बुक वाली डायग्राम बनाएंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये भी बना सकते हो, ये भी समझा देते हैं। देखो, ये हमारे पास आ गया एक किस्म का स्ट्रेट बैरियर, यानी कि आपने सरफेस रखी हुई है, और यहाँ से आ रही है इंसिडेंट वाटर वेव्स, ठीक है, जो यहाँ पे पैदा हुई हैं उन्हीं वेव्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये देखें स्ट्रेट लाइंस हैं कि नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब ये वेव्स जा रही हैं, जा रही हैं, ये देखें ये जा रही, उनके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, यानी कि ट्रैवल होने की डायरेक्शन ये है। तो ये वेव्स जाएंगी ऐसे, आगे रखा हुआ है यहाँ पे बैरियर, तो उससे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हिट करेगी। तो टकराने के बाद ये देखो ये वेव्स अब यहाँ पे आ गई हैं। तो जिस एंगल पे गई थी और इसके साथ टकराई, यानी कि यहाँ पे इस सरफेस का नॉर्मल ड्रा करें तो वो ये बनता है, ये आपके पास नॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। ये देखें एंगल 90, इस तरफ से देखें तब भी एंगल क्या है, 90। तो ये आपका नॉर्मल है। तो अब देखें ये वेव्स गई, ये ऐसे समझ लो, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद अपने पहले वाले मीडियम में ये देखें बाउंस बैक हो गई। एयर से आई, एयर में गई, वाटर से आई तो वाटर में गई, जो मर्जी मीडियम यूज़ करें, ठीक। तो इस तरह से जिस एंगल पे आके टकराई बैरियर के साथ, उसी एंगल से, एंगल सेम होना चाहिए, उसी एंगल से क्या होगी, बाउंस बैक होगी अपने पहले वाले मीडियम में। तो ये फिनोमिना कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। बात समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? चलें, जो आसान डायग्राम हो वो बना लें, ऊपर वाली ज़्यादा आसान थी जो मैंने बना के दी है। अब यहाँ पे इसको ज़रा समझ लेते हैं। ऊपर डेफिनेशन होगी, नीचे ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है, इनको आप लाजमी लिखेंगे। द एंगल एट विच द वेव्स अप्रोच द बैरियर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो वेव जा रही है ना, जब ये इस बैरियर से जाके टकराएंगी तो नॉर्मल के साथ इन इंसिडेंट वेव्स का बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको आई से शो करेंगे। अच्छा, एंड द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट,
और जिस एंगल पे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी, टकराने के बाद अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक करेंगी, वो आपका एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा था, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह लें, आर से शो कर देते हैं। ये बात समझ आ गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए, बराबर, उनको दोनों को यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। अब वो कहते हैं दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किस फिनोमिना के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन गया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करें। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो तो इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखेंगे, एमसीक्यू आ जाए तो आपको फिर पता चल ही जाएगा, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्लियर, उसके बाद ये पॉइंट्स क्लियर, एंगल के डायग्राम क्लियर और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर, बस ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जिन बच्चों को पहले वाली डेफिनेशन ये मुश्किल लगती है तो वो ये येलो बॉक्स वाली भी कर सकते हैं, सेम डेफिनेशन है। आगे चलते हैं बेटे, सेकंड इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आ गया रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन आ गया। अब इसमें क्या होगा जी, रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन वेव पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर एंड चेंज डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। इसमें डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो कैसे आता है ज़रा यहाँ पे समझिएगा। ये देखें, वही हम वाटर वाली एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये वाला एरिया है, ये वाला, इसमें जो हमारे पास वाटर है ना वो डीप वाटर है, मतलब गहरा पानी है, सही है। और ये वाला जो आपको शेड एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम कह रहे हैं शैलो वाटर, यानी कि कम गहरा। तो ये ज़्यादा गहरा पानी है, ये कम गहरा पानी है। और यहाँ पे ये जहाँ पे मिल रहा है ना, ये यहाँ पे, इसको आप समझें ये यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, दोनों के बीच में। या ना भी यूज़ करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखें, ये वाटर वेव्स जा रही हैं, ये दली, ये सारी वाटर वेव्स हैं, ये सारी वाटर वेव्स हैं। अब ये वाटर वेव्स के जाने की डायरेक्शन है। अब ये वाटर वेव्स गई, अब ये तो सारा था ना डीप वाटर, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी भाई जवानो, डीप वाटर है, ज़रा गौर करें, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा, तो स्पीड भी हाई, तो वेवलेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, हाई। एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये वाटर की वेव इस सरफेस पे पहुँचेंगी जहाँ से शैलो वाटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही टकराएंगी तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। तो ये देखें ऐसे जा रही थी, अब ये इनकी डायरेक्शन ये हो गई है। तो डायरेक्शन में चेंज आया कि नहीं आया। तो अब सवाल ये है कि जैसे ही शैलो वाटर में ये एंटर करेंगी तो इनकी डायरेक्शन में चेंज क्यों आया है। तो हम कहेंगे ड्यू टू चेंज इन स्पीड, इनकी स्पीड में चेंज आ जाता है। अब अगली बात, स्पीड में क्यों चेंज आता है, तो हम ये बात पढ़ के आ रहे हैं कि भाई डीप वाटर में वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही शैलो वाटर में आते हैं तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस देखो, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। तो वेवलेंथ कम हो जाती है तो स्पीड भी क्या हो जाती है, कम। ये हमारे पास इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों सूरतों में, डीप वाटर में और शैलो वाटर में, वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तो बेटे सोर्स की होती है ना। तो इन वेव्स को पैदा किसने किया है, मोटर ने, जनरेटर ने, जो यहाँ पे लगी होगी, जिसका स्विच आप ऑन करेंगे तो वो जनरेट करेगी। रिपल टैंक में समझा के नहीं आ रहा, ये जो मोटर लगी हुई है इसको ऑन करेंगे तो ये जैसे ही सरफेस से टच होगी तो वेव्स पैदा हो जाएंगी। अब वही वाटर वेव्स हम शैलो और डीप में डिस्कस कर रहे हैं। अब दोबारा बार बार तो मोटर तब्दील नहीं करेंगे ना, मोटर तो एक ही लगी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो एक ही है। तो इसीलिए बात को समझना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों सूरतों में वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट है, तो v का लैम्डा के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। तो देखो लैम्डा बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। तो यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि डीप वाटर में लैम्डा क्या है, ज़्यादा, तो v भी क्या होगी, स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। इसी तरह यहाँ पे देखो शैलो वाटर में वेवलेंथ कम हो जाती है जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहती है। ये 3 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दी हैं। तवज्जो होगी, बात समझेंगे तो फिजिक्स आएगी। अगर आप सिर्फ रट्टे मारेंगे, निशान लगाएंगे, फिर बेड़ा ख़राब हो जाएगा आपका, पार नहीं हो सकता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को समझ के करते हो या फिर रट्टे मारते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% एक एक चीज़ जो है ना वो क्लियर करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे डायरेक्शन में चेंज इसीलिए आया क्योंकि
स्पीड में चेंज आ जाता है। तो ये फेनोमिना कहलाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसकी आसान डायग्राम अगर आप बनाना चाहें, ये वाली भी आसान है वैसे, तो आप ये भी बना सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पे बना लेते हैं कि सपोज करें जी, ये हमारे पास एक ग्लास का मीडियम है, ठीक है, शीशा पड़ा हुआ है, और यहाँ से एक एयर वाले मीडियम से कोई लाइट की वेव आई है। लाइट के लिए भी यही फिनोमिना है, वाटर के लिए भी यही है। तो यहाँ पे वाटर के लिए समझ लिया, यहाँ पे मैं लाइट की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइट की रे आ रही है, ये यहाँ पे आई, जैसे ही इस ग्लास वाले मीडियम में एंटर करेगी, तो यहाँ पे टकराने या पास होते ही ये अपनी क्या करेगी बेटे, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेगी, ये ऐसे, ये देखें। अब जब ये ग्लास वाले मीडियम से बाहर निकलेगी, तो दोबारा ये क्या हो जाएगी, अपने पहले वाले मीडियम में चली जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हल्का सा इसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, सही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आ गई, और दोबारा जैसे ग्लास वाले मीडियम से अपने पहले वाले मीडियम में जाएगी, तो दोबारा उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये लाइट की रे की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने वाटर की बात की है। तो आपकी एग्जांपल ये भी चल जाएगी, डायग्राम ये भी चल जाएगी, दोनों में से कोई जो आपको आसान लगे वो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करें ये वाली बनाएं, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही बोर्ड वाले पेपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे वाटर वेव को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप भी यही बना दीजिएगा, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। क्लियर है जी बात यहाँ तक? चल, अब आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मसला कोई नहीं है। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि एट द वाटर वेव्स क्रॉस इनटू दिस शैलो रीजन, जैसे ये वाटर वेव्स इस शैलो रीजन को क्रॉस करेंगी, दे स्लो डाउन एंड बेंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। भाई स्लो डाउन हो जाएंगी ना, क्योंकि उनकी वेव लेंथ कम हो जाएगी, तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ऑल्दो द स्पीड एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो कहता है इस प्रोसेस के दौरान बेशक हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो गई है, लेकिन देयर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वही बात जो मैंने आपको यहाँ इक्वेशन से समझाई है। क्लियर है जी? बस यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। आगे चलते हैं जी। शुरू वाली अगर आपको यह डेफिनेशन आसान लगती है यही लिखें, अगर मुश्किल लगती है तो आप ये वाली भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो डेफिनेशन प्लस डायाग्राम, बस ये आपने करना है। और अगर आप ये वाला पॉइंट लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे की निशानी होगी। अगर नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटते। चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ गई डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कुछ लोग ना इसको डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं। बेटे आप चेक कर लीजिएगा, ये जो वर्ड है ना ये डिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन नहीं है। लेकिन हम भी पढ़ देते हैं कभी कभार, कोई मसला नहीं है, सारा चल जाता है काम। ले जी डिफ्रैक्शन क्या है? तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट। यानी कि आसान करके समझाता हूँ कि हम पहले स्लिट लेते हैं। स्लिट का मतलब सुराख होता है। ये देखो, ये हमारे पास ना एक स्लिट आ गई है, ठीक है, नैरो स्लिट। देखो ना कितना छोटा सुराख है। अब यहाँ से हमारे पास ये सारी जा रही हैं वेव्स। ये देखो ये वेव्स हैं, उनके ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन है वो बना लेते हैं, ये आगे डायरेक्शन। तो इस तरह से ये वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। आगे इनके रख दिया है बैरियर। बैरियर से मुराद यही है कि नैरो स्लिट, ये नैरो स्लिट आ गई, रुकावट आ गई। अब जब ये वेव इस सुराख में से गुजरेंगी, तो इनके जो एजिज हैं, कार्नर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। देखो ना, अब सादी सीधी सीधी थोड़ी इसमें से गुजरेगी, जैसे इसमें से पास करेगी तो इसके जो एंड है ना वो ऐसे बेंड हो जाएंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। तो ये जो हमारे पास देखो डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग। ये बेंडिंग हुई है और स्प्रेड भी हो रही है। तो बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट। जब ये वेव्स नैरो स्लिट में से पास करेंगी तो ये क्या करेंगी, बेंड करेंगी अपने एजेस और स्प्रेड हो जाएंगी। तो इस फेनोमिना को हम नाम दे रहे हैं डिफ्रैक्शन का। क्लियर है? तो यही डायग्राम बनाइएगा, ये सबसे आसान भी है और समझ भी आ जाती है। इसी के मुताबिक ये डेफिनेशन भी लिख देंगे। तो लो जी डिफ्रैक्शन भी कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे ना दो तीन एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बुक ने उनको पॉइंट्स बना के मेंशन किया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सवाल ये आपके जहन में आता होगा कि यार अगर ये जो स्लिट का सुराख है अगर हम ये बड़ा कर दें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर इस सुराख को छोटा कर दें मज़ीद तो फिर क्या होगा, और अगर ये वाला सुराख का जितना ये गैप आपको नज़र आ रहा है और ये वाला जो वेव लेंथ है, क्रस से क्रस तक का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है ना, तो अगर ये इसका डिस्टेंस स्लिट का
और वेवलेंथ जो ये वेव्स जा रही हैं इनकी वेवलेंथ बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा। ये तीन चीज़ें बन सकती हैं, पॉसिबल है। तो बुक ने ना यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 ये देखें और नंबर 3 यही पॉइंट्स डिस्कस किए। तो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ से समझा देता हूँ। वैसे तो मैं ज़बानी 1 मिनट में करा देता हूँ, लेकिन आप बच्चे टेंशन ले लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ के बताऊँगा। कहता है व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज़ वाइडर, यानी कि इस स्लिट का साइज जब आप बड़ा कर देंगे, ये साथ साथ समझाते हैं ना, ये देखें, अब ये साइज हमने बड़ा कर दिया है। देन द वेव लेंथ, यानी कि इन वेव्स की जो वेव लेंथ होगी लैम्डा, उससे अगर ये साइज आपने बड़ा कर दिया, द वेव्स पास मोस्टली स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइट बेंडिंग एट द एजेस। तो फिर क्या होगा ज़रा सोचें। तो फिर ये जो वेव्स जा रही हैं ये वाली, इनकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी, जिससे आपको आगे थोड़ा बहुत फील होगा कि यार शायद बेंडिंग कम हुई है, नज़र हुई नहीं है, बल्कि कुछ तो ये कह देंगे कि हुई नहीं है। तो बस फिर यही याद रखें कि अगर ये वाला स्लिट का गैप आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्लिट्स को वाइडर कर देते हैं, उसके बीच का ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो फिर जो बेंडिंग होगी ना ये कम होगी, हल्की फुल्की, ये इस तरह की। ये देखें अभी सिर्फ फील हो रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ यार हो रही है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे होंगे कि यार नहीं हो रही। तो इस तरह की बेंडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये बात पहली आपने याद रख ली। अच्छा जी, उसके बाद स्लाइट हल्के को कहते हैं ना, देखो ओनली स्लाइट बेंडिंग एट द एजिस। तो अब देखो एजिस से थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मामूली सी बेंडिंग हुई है, क्योंकि आपने ये गैप बढ़ा दिया ना। तो ये आपका एमसीक्यू बन गया इंपॉर्टेंट, कि भाई स्लिट के बिटवीन सेपरेशन बढ़ाने से बेंडिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज इंक्रीज इस तरह से। तो आप कहेंगे डिक्रीज हो जाती है। अच्छा अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है जी, इफ़ द टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है ना। ज़रा टाइम दिया करें फिजिक्स को बेटे, फिर एंड पे परेशानी नहीं होगी। फिर आप एंड पे पूछते हो तो एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, और भाई यहीं से आएंगे एमसीक्यूज़। आपको बार बार चीखता हूँ चिल्लाता हूँ कि भाई यहाँ से करो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप तवज्जो ही नहीं देते। आप चीज़ें साथ साथ अपनी बुक के ऊपर मेंशन क्या करें। अच्छा जी, इफ़ द स्लिट साइज इज़ नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि अगर ये स्लिट का इतना गैप है और जो आने वाली वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ भी इसके बराबर है, तो फिर क्या होगा, द वेव्स स्प्रेड आउट मोर एंड अपेयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट। तो फिर अच्छे तरीके से जो है ना ये बेंडिंग होगी, यानी कि आपको क्लियरली नजर आएगा कि यार वाकई बेंड हुई है सर्कुलरी। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यानी कि अगर ये जो स्लिट का साइज है ये बहुत छोटा है, लेकिन जो आने वाली वेवलेंथ है, सॉरी आने वाली वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, थोड़ी ज़्यादा है इस गैप से, इस डिस्टेंस से। तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है द वेव्स शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन। अगर ये गैप छोटा कर दोगे ना तो मज़ीद बेंडिंग अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, जितना गैप छोटा करोगे उतनी बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये देखें, दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीजेज। तो ये थे 3 एमसीक्यू। क्लियर है जी। चलें इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब डिफ्रैक्शन की अगर ये पहली लाइन की डेफिनेशन किसी बच्चे को आसान नहीं लगती, वैसे तो बहुत आसान है, यही कीजिएगा, लेकिन अगर अगर किसी को आसान नहीं लगती तो फिर बेटे आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो, एक जैसी है। कहानी इस टॉपिक की भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास आ गया टॉपिक नंबर 12.5, सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। यहाँ पे टी साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना, सिस्मिक या साइज्मिक, कुछ लोग इसको साइज्मिक पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे हैं वो इसको सिस्मिक पढ़ते हैं। तो सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स, सुनते हैं ना यार सुनामी आ गई है, इंडिया में 2004 में आई थी, बहुत कुछ बहा के ले गई थी, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे जिक्र आएगा आगे। तो देखते हैं जी। तो सबसे पहले डिफरेंस, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना लाइंस, ये आप लाजमी याद करेंगे पेंसिल से, और यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखी हैं ये आपने लाइनें कभी भी नहीं छोड़नी, बाकी बेशक छोड़ दीजिएगा। तो समझते हैं यहाँ जी पैराग्राफ में कहता है सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स आर द नेचुरल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशन, यानी कि ज़मीन की तह में और समंदरों में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से नेचुरल वेव्स खुद ब खुद, यानी कि वेव्स पैदा होती हैं। कौन सी, सिस्मिक एंड सुनामी। ये पहली लाइन का मतलब क्लियर है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन उसने दी है, तो इसको याद रखिएगा कि सिस्मिक और सुनामी वेव्स कुदरती वेव्स हैं जो ज़मीन की तह और समंदर में होने वाली शदीद तब्दीलियों से पैदा होती हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है। आगे ये वाली चीज़ें याद रखना ज़रूरी नहीं है लाइंस, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए इनका इल्म होना ज़रूरी है।
चलें जी, याद सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ये पहली लाइन। अब आगे सिस्मिक वेव्स को एक्सप्लेन करेगा। कहता है सिस्मिक वेव्स आर दोज दैट पास थ्रू द अर्थ एंड आर टिपिकली क्रिएटेड बाय द अर्थक्वेक्स। इस तरह वॉल्केनिक इरप्शन, उसके बाद एक्सप्लोजन्स, यहाँ तक पहले इसको आप याद करेंगे और मतलब समझेंगे। कहता है सिस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती हैं। ठीक है ना, सिस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती हैं। अब ये किस वजह से पैदा होती हैं? ज़लज़लों की वजह से। जब ज़लज़ले आते हैं तब ये पैदा हो सकती हैं। इसी तरह से आतिशफ़िशानी, या फिर कोई चीज़ नीचे, मतलब कोई बॉम्ब वगैरह था वो फट गया है, सुनते हैं यार धमाका हुआ है, ज़मीन फट गई है, कहते हैं ना, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो धमाकों या ज़ेर ज़मीन धमाकों के नतीजे में ये वेव्स बनती हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इन वेव्स को, सिस्मिक वेव्स को आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक डिवाइस होगी, तो उस डिवाइस को कहते हैं सेस्मोमीटर्स। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई सिस्मिक वेव्स जो बनती हैं इन वजह से, ये वजूहात बताई गई ना, तो इन वजूहात से जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो ज़मीन के अंदरूनी, यानी कि ज़मीन के नीचे तह में सफ़र करती हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? तो आप एमसीक्यू में ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सिस्मोमीटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे आपने यहाँ पे याद कुछ नहीं करना, यानी कि वो आगे बता रहे हैं कि भाई साइंटिस्ट भी इसी डिवाइस को यूज़ करके रिकॉर्ड करते हैं इन वेव्स को। चलें जी, अब हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है सिस्मिक वेव्स की, प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, एस डी, ये सारी वेव्स होती हैं, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट वेव होती है वो हमारे पास क्या होती है? पी वेव। ये निशानी याद रख लें। तो कहते हैं दीज आर दी फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स एंड द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यानी कि जब जलजला आया तो सबसे ज़्यादा जो पहले तेज़ वेव पहुंचती है सिस्मिक वेव, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? पी वेव। पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। और ये जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, ये प्राइमरी वेव्स सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी कर सकती हैं और गैसेज में भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। तो बस प्राइमरी वेव्स को आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, आगे ये पढ़ने की करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं करा देता हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बच्चे कहते हैं सर जी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया करें, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में समझाता हूँ। उसके बाद जो बच्चे निशान लगवाते हैं उनके लिए ये सिर्फ निशान लगा के देता हूँ कि भाई इतना याद कर लो। तो प्राइमरी वेव्स आ जाए तो बस यहाँ तक लिखोगे। अब ज़रा नीचे इसकी डायग्राम देखें, पी वेव्स, ये तो बिल्कुल उसी तरह की डायग्राम है जैसे हम स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे भाई? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रही थी। यहाँ पे भी देखो ये कंप्रेशन आ गई, करीब करीब है ना, और यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या आ गई? रेयरफेक्शन आ गई। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही सारा कुछ है। तो जहाँ पे कंप्रेशन, वहाँ पे प्रेशर हाई, ठीक है, डेंसिटी भी हाई। तो यहाँ पे देखो इधर डेंसिटी क्या होगी? हाई। इधर भी डेंसिटी क्या होगी? हाई। इधर क्या होगी? डेंसिटी लो। प्रेशर क्या होगा? लो। तो जहाँ पे कंप्रेशन वहाँ प्रेशर हाई, जहाँ रेयरफेक्शन वहाँ प्रेशर लो। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे डेंसिटी की बात कर लें। तो बस ये फिर डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ पी वेव के हिसाब से उसने यहाँ पे वर्डिंग के हिसाब से बात समझा दी है। अब यहाँ पे अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा बेटे। देखो इसकी ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि ट्रैवल होने की डायरेक्शन। और हमें ये बात पता है कि जब हमारी वेव्स अपना पाथ की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करें तो उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिर पी वेव्स हैं, इनको भी हम कहेंगे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि ये भी पाथ के क्या हैं बेटे? पैरेलल। तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कह सकते हैं। तो ये देखें, पी वेव शोइंग द लॉन्गिट्यूडनल मोशन। तो पी वेव बिल्कुल उसी तरह की मोशन शो कर रहे हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की मोशन थी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? चलें, बस यही 2-3 बातें इसमें याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, अब है सुनामी वेव्स। तो सुनामी वेव्स के बारे में सुनते ज़रूर हैं, लेकिन आज यहाँ पे देख भी लें, पढ़ भी लें। कहते हैं जी, सुनामी आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स कॉज्ड बाय द सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी। यानी कि समंदर के तह में, समंदर के निचली तह में कुछ अचानक से ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से बहुत पावरफुल और बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी और पावरफुल सुनामी वेव्स पैदा हो जाती है। यानी कि आसान भाषा में यूँ समझें कि सुनामी वेव्स समंदर में पैदा होने वाली बहुत बड़ी और ताकतवर वेव्स होती हैं। ठीक है, ये समंदर के अंदर ही होती हैं भाई। समंदर का नाम सुने तो वैसे ही खौफ आ जाता है। इस पिक्चर को देखें ना, अगर यहाँ बंदा चला जाए देख ले इस चीज़ को तो कितना खौफ आएगा।
कोई बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जो साहिल समंदर इंजॉय कर रहे होते हैं कपल्स, हाथों में हाथ डाल के चहलकदमी कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, देखते हो ना मूवीज़ में वो वाला सीन तो बेटे होता है ना किनारे पे। अब वहाँ पे उनको क्यों नहीं समंदर बहा के ले जाता अंदर, वो डूब जाते, वो भी यहाँ पे बताएंगे आगे चल के। लेकिन अभी इस पिक्चर को देखो कितना खौफ आता है, ठीक है। तो ये बड़ी पावरफुल वेव्स हैं। तो फिर से सुने, सुनामी वेव्स समंदर में पैदा होने वाली बहुत बड़ी और ताकतवर वेव्स होती है। ये वेव समंदर के अंदर अचानक होने वाली शदीद तब्दीलियों से बनती है। जैसे ज़ेरे समंदर ज़लज़ला कोई आ जाता है, आतिशफ़िशानी या कोई धमाका हो जाता है, तो जो पीछे कंसेप्ट दिया है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, बस हल्का सा चेंज है, ठीक है। यानी कि ज़लज़ले आ जाएँ या कोई आतिशफ़िशानी हो जाए, लावा फट जाए, समंदर के अंदर भी लावे फटते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कोई लैंडस्लाइड्स हो जाए, यानी कि ऊपर से पहाड़ों से कोई बड़े-बड़े पत्थर गिरें और वो समंदर में जा गिरें, तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो गई, सही है। तो कोई भी वजह बन सकती है, तो उससे यहाँ पे क्या होगी, सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो कि बहुत पावरफुल होती है। यहाँ तक क्लियर है, बस यहीं तक आप इसको याद करोगे, ये यहाँ तक लिखोगे, यहीं तक। आगे वैसे मैं इस बात का मतलब ज़रा समझा देता हूँ, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बेटे, ध्यान में रखिएगा। तो आगे कहता है कि जब ऐसा वाक़या होता है कि समंदर की तह में अचानक ऊपर की तरफ धक्का लगता है, यानी कि ये कैसे बहा के किसी चीज़ को ले जाते हैं जब आता है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि जब नीचे से ये ऊपर तह में आता है, तो जिससे पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है। एनर्जी कैरी हुई है ना बेटे, मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन नीचे से ऊपर एनर्जी तो कैरी करेगी, ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो हम पढ़ चुके हैं वेव के कॉन्सेप्ट में कि वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करती है, ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नीचे से ऊपर की तरफ आ गई ना, जिससे उस पानी का सारा वॉल्यूम बढ़ गया, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अब वो कहता है कि ऊपर उठाता है पानी, और ये खलल यानी कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर देता है। अब जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर तो वहाँ अगर साहिल समंदर के आसपास कोई बिल्डिंग्स हैं या कोई बंदा चहलकदमी कर रहा है, और अगर ये सुनामी आ गई या वेव्स पैदा हो गई, तो फिर लग पता जाएगा, वो सारा कुछ बहा के ले जाएगी। अब ये आगे ना यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहा है, उसका आंसर यही है, देखें यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यही है। यहाँ से इसका ये सारा आंसर आप दे सकते हो। तो मैं एंड पे चल के समझाऊंगा, लेकिन आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब यही पे है, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना साहिल समंदर पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो तबाह नहीं होती या तबाह क्यों हो सकती हैं, दोनों का आंसर यहीं पे है। तो मैं एंड पे चल के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, अभी सिर्फ आप यहाँ पे इसका मतलब समझ लें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे, याद सिर्फ यहीं तक करोगे। अब है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुनामी वेव्स, सुनामी वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होंगे, किस चीज़ पे चेंज आएगा, किस में नहीं आएगा, ये चीज़ अब हम चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखिएगा, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिस्मिक वेव्स एंड सुनामी वेव्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉन्ग के लिहाज से ये करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। चलें जी, कहते हैं इन द डीप ओशन, गहरे पानी में यानी कि समंदर में, सुनामी वेव्स ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड। तो ये पहला एमसीक्यू क्लियर कर लें कि डीप ओशन में जो सुनामी वेव्स पैदा होंगी, तो उनकी स्पीड क्या होगी बेटे, हाई होगी, ज़्यादा होगी। ऑफन रीचिंग अप टू 800 किलोमीटर्स पर आवर, कितनी होगी उसकी वैल्यू भी बता दी, तो बहुत ज़्यादा है, 800 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतनी, सही है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट कर लेना है, बस ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर 1, वेव स्पीड डिक्रीजेज, यानी कि जो सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी स्पीड डिक्रीज कैसे करती है, कम होती है। तो ज़रा समझे, कहता है एज द वाटर बिकम्स शैलो, द बॉटम ऑफ द वेव टचेज द ओशन फ्लोर स्लोइंग द वेव डाउन। शैलो वाटर मतलब कम गहरा पानी। तो वो कहता है जैसे जैसे पानी कम गहरा होता है, तो सुनामी वेव का निचला हिस्सा समंदर की तह से टकराकर सुस्त होना शुरू हो जाता है। तो सुस्त अगर हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, तो इस तरह स्पीड कम हो जाती है। क्या रीज़न है कि जैसे जैसे पानी कम गहरा होगा, तो सुनामी वेव का जो निचली तह होती है, तो वो समंदर की तह से जाके टकराती है। तो जैसे टकराएगी तो सुस्त पड़ जाएगी, सुस्त पड़ने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये मतलब है। नंबर 2 पे बेटे हमारे पास है वेव लेंथ शॉर्टनेस, यानी कि वेव लेंथ कम हो जाएगी। वो कैसे होगी भाई, स्पीड कम हुई है तो वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, अभी आपको सारा कंसेप्ट दे के आ रहे हैं।
तो डिस्टेंस बिटवीन द वेव क्रस्ट बिकम्स स्मॉलर, जो क्रस्ट होंगे ना वो छोटे हो जाएंगे, जिससे आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नंबर 3 पे क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, कम टाइम में साहिल के करीब ज़्यादा वेव्स पहुंच जाती हैं। तो जितनी वेव ज़्यादा पहुंचेंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट भी पीछे क्लियर करके आ रहा हूँ, ठीक हो गया। चलें, उसके बाद नंबर 4 पे है एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है, कहता है एज द एनर्जी गेट्स कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर स्पेस। ये देखें ना, ये इस तरह से। अब इसमें और इसमें फ़र्क है ना, ये देखो इधर कंप्रेस्ड नहीं है, इधर कंप्रेस्ड है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कहता है एज द एनर्जी गेट्स कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर स्पेस द वेव हाइट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। असर यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब हाइट बढ़ गई है, जब हाइट बढ़ेगी तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप यूं याद रखें कि जब सुनामी वेव की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि साहिल के करीब पहुंचकर सुनामी कई मीटर बुलंद हो जाती है। इसलिए समंदर के किनारे पे ना ज़्यादा लोगों को ठहरने नहीं देते, कि भाई कभी कभार अगर ये सुनामी वेव्स प्रोड्यूस हो गई और पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया किनारे पे, तो लेकिन उसका फिर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उधर जो भी मलबा होगा उसके साथ ही वो बंदों को भी, बिल्डिंग्स को भी, हर चीज़ को बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नंबर 5 पे आ जाएं। यहाँ पे कह रहा है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन टॉवरिंग वेव्स समटाइम्स रीचिंग हाइट्स ऑफ द 30 मीटर्स 100 फीट और मोर, बहुत ज़्यादा हाइट है, कॉजिंग सीवियर कोस्टल फ्लड, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड लॉस ऑफ द लाइफ। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। कहता है ये जो तब्दीलियाँ सुनामी वेव्स को बहुत बुलंद और ख़तरनाक बना देती है, ये जो छोटी मोटी तब्दीलियाँ आ रही होती है ना यहाँ पे समंदर में, वो कहते हैं इसकी वजह से सुनामी वेव्स को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बुलंद बना देती है। बाज़ सुनामी वेव्स की ऊंचाई, अब ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, समटाइम्स वो कहता है सुनामी वेव्स की जो ऊंचाई है ना वो कितनी हो जाती है, 30 मीटर्स, जिसका मतलब है 100 फीट। अब ये अच्छी खासी ऊंचाई है, यहाँ तक वो कहता है उनकी समटाइम्स जो है ना सुनामी वेव्स की ऊंचाई पहुँच जाती है। तो इतनी बड़ी वेव्स साहिली इलाकों में शदीद सैलाब, ठीक है, इतनी बड़ी ऊंचाई की अगर वेव्स होंगी तो फिर वो कहता है कि ये वजह बनती है किसकी बेटे, साहिली इलाकों में शदीद सैलाब, इमारतों की तबाही और जानों के नुकसानात का बायस बनती है। ये उसने आगे वजह सारी बता दी है। फिर ये नुकसान होंगे, देखो लॉस ऑफ लाइफ, जानों का नुकसान होगा, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होगी वो तबाह हो जाएंगी। ले जी, 5वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाए नंबर 6 वाला पॉइंट। अ ट्रेजिक रियल लाइफ एग्जाम्पल इज़ द 2004, यानी कि 2004 में जो इंडिया के अंदर ये सुनामी आई थी समंदर में, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ था और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखिएगा। तो पहली बात यही याद रखें कि 2004 में बहरे हिंद में आने वाले सुनामी जदीद तरीक़ के बदतरीन कुदरती हादसात में से एक था। ये सारी बात मैंने यहाँ पे तक बता दी है, ठीक है, कि इंडियन ओशन सुनामी कॉज्ड बाय द मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक्स नियर द सुमात्रा, सुमात्रा इसको पढ़ना है, सुमार्ता, ये देखें सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। तो सुमात्रा के करीब जो है ना बहुत बड़ा सुनामी आया था 2004 में, ठीक है, बहरे हिंद जिसको आप इंडिया बोल सकते हो। तो वो तारीख की ना बदतरीन कुदरती हादसात थे, बहुत से लोगों की जान गई थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है द अर्थक्वेक डिस्प्लेस्ड अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर। मैं थोड़ा सा ना इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस इसमें ये वाली चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो पहली लाइन बताई है वो इंपॉर्टेंट है कि कब आया था सुनामी इंडिया में, कितना नुकसान हुआ था, किस वजह से आया था, वो पहली लाइन में आपको पता चल गया। उसके बाद आप यहाँ से बस इसकी इन्फॉर्मेशन याद रख लें, लेकिन मैं इसका ओवरऑल आपको अल्फाज में बता देता हूँ कि सुमात्रा के करीब जो है ना एक बहुत बड़े ज़ेर समंदर ज़लज़ले से पैदा हुआ, यानी कि सुनामी आया, जिसने समंदर की तह के एक वसी हिस्से को, बड़े हिस्से को अचानक ऊपर धकेल दिया। जब तक ऊपर नहीं आएगा फिर गड़बड़ नहीं होगी, नीचे रह जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जब ऊपर आता है ना, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो जिसकी वजह से वो निचली तह से ऊपर वाली तह में आ जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वेव का।
इस धमाका खेज हरकत ने, ये जो ऊपर की तरफ उसका अचानक से आना है वेव्स का, सुनामी वेव्स का, इस धमाका खेज हरकत ने ताकतवर सुनामी वेव्स पैदा की। अच्छा, जो हजारों किलोमीटर तक सफ़र करती हुई कई मुल्कों जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, सॉरी भारत, ठीक है, भारत होता है, भारत होता है, भारत और थाईलैंड के साहिलों से टकराई। वो जब सुनामी वेव्स आई ना, जिनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो वो कहता है इन इन मुल्कों के जाके साहिल से वो टकराई। फिर जब टकराई तो क्या हुआ, इस आफत ने, मुसीबत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कितनी तबाही मचाई, कितनी जानें गई, वो कहता है जी तकरीबन 2,30,000 जानें गई, लोगों को इतनी जानों का नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, अब ये जब सुनामी आई ना, तो ये तकरीबन 15 मीटर तक ऊंचाई थी इसकी, ये वाली बात भी याद रखिएगा। तो 15 मीटर्स तक अगर ये ऊंचाई की थी, तो फिर तो भाई वाकई हर चीज़ को ये बहा ले जाएगी ना। तो इस तरह से आपने बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो याद रख लें, एमसीक्यू में पूछ सकता है। बहरहाल अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बेटे बताई हैं, जिनको हाईलाइट किया है, सिर्फ उतनी चीज़ें आपने याद रखनी है, करनी है। बाकी बेशक जो अंडरलाइन नहीं कर रखी लाइंस वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी।